THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। Hello student, myself Naveen Verma. Welcome back to your channel THI Education. तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विलियन का लेक्चर नंबर 2। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आज मोललता, मोल फ्रैक्शन जिसे हम लोग मोल प्रभाज बोलते हैं, है ना। ये दो टॉपिक पहले पढ़ाऊंगा, इसके बाद बहुत सारे टॉपिक और भी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों को चर्चा करेंगे, इन्हीं दोनों के बारे में। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था विलियन किसे कहते हैं, विलियन में वो दो घटक कौन कौन से होते हैं जिसे हम लोग विलेय और विलायक बोले थे। फिर मैंने आप लोग को सांद्रता एक टर्म के बताया था। फिर इसके बाद मैंने सांद्रता के दो पद जिसमें हम लोग मोलरता एंड नॉर्मलता की बात किए थे। तो चलिए बच्चों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मोलरता। ओके, मोलरता बच्चों, जो मोलरता होता है उसे हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो मोलरता होता है इसे हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मोलरता क्या होता है वो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। हमने क्या किया, 1 किलोग्राम विलायक लिया, विलायक मतलब जिसका मात्रा ज्यादा। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, उसमें 1 किलोग्राम आपको विलायक लेना है, उसमें विलायक कितना रहना चाहिए, 1 किलोग्राम। ठीक, और उसमें विलेय भी मिला के सॉल्यूशन बनाइए, विलयन बनाइए। उसमें जो विलेय के मोलों की संख्या होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता। तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। ओके, देखिएगा मोलरता का जो फॉर्मूला होगा बच्चों, जो सूत्र होगा वो क्या होगा, मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और जो विलायक का द्रव्यमान होगा बच्चों वो किस में लेंगे, किलोग्राम में रखेंगे, किसमें, किलोग्राम में रखेंगे। तो मोलरता इक्वल टू, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। ओके, चलिए आपको पता है मोल क्या होता है, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। ओके, तो चूंकि यहां विलेय कोई ना कोई यौगिक होगा इसलिए हम अणुभार की बात कर रहे हैं। अगर कोई परमाणु होता तो परमाणु भार के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, तो मोलरता को स्मॉल एम से लिखेंगे बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होगा द्रव्यमान बटे अणुभार।
ओके, तो द्रव्यमान को मैं स्मॉल m से लिख रहा हूं, ये भी स्मॉल m से है, ये भी स्मॉल m से लिख दे रहा हूं, और अणुभार को mw से लिख रहा हूं। तो ये क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या इनटू क्या नीचे विलायक का द्रव्यमान रहेगा, हाँ W लिख रहा हूं, विलायक का द्रव्यमान को मैं W से प्रदर्शित कर रहा हूं, और यहां किसमें रहेगा बच्चों, किलोग्राम में। अच्छा देखिए, अगर विलायक का द्रव्यमान कितना कर दिया जाए 1 किलोग्राम, तो क्या विलेय के मोलों की संख्या जो होगा क्या वही मोलकता कहलाएगा? जी हाँ बच्चों, तो इसीलिए मैंने आपको डिफिनेशन बताया, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो मोललता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, विलेय के मोल इक्वल टू होगा द्रव्यमान बटे अणुभार, इसलिए मैंने द्रव्यमान को m से लिखा, अणुभार को mw से, m बटे mw इंटू 1 बटे विलायक का द्रव्यमान को मैं W से लिख रहा हूं, W और किस में रखेंगे, किलोग्राम में। बोलो, चलिए अगर मान लीजिए जो विलायक का द्रव्यमान है वो ग्राम में दे दिया जाए, तो मोललता का फॉर्मूला होगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार इनटू ऊपर 1000 से आप मल्टीप्लाई करके गुणा कर देंगे बटे W। W क्या है, विलायक का द्रव्यमान, और इस बार किसमें रखा जाएगा बच्चों, ग्राम में रखा जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करें यहां पे, क्या यहां पे कोई वॉल्यूम आ रहा है? नहीं, यहाँ पे केवल मास आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है, द्रव्यमान। यहाँ पे आयतन का कोई मतलब नहीं है, जबकि नॉर्मलता में, मोलरता में आयतन आ रहा था, विलयन का आयतन आ रहा था, और आप लोग को पढ़ाया जाता है PV बराबर nRT, मतलब जो आयतन होता है बच्चों, आयतन ताप के समानुपाती होता है। आयतन और ताप एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो मैं यहां बात करूं, नॉर्मलता और मोलरता एक ऐसी सांद्रता की इकाइयां हैं जो ताप पर निर्भर करती हैं। मतलब अगर हम कश्मीर में किसी विलयन का नॉर्मलता और मोलरता चेक करें तो वहां पे कुछ अलग वैल्यू आएगा, कुछ अलग मान आएगा, जबकि अगर हम अंबेडकर नगर में उसी विलयन का नॉर्मलता और मोलरता निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग मान आएगा। मतलब अलग अलग तापमान पे उसी विलयन का जो नॉर्मलता और मोलरता है वो बदलता रहेगा। ये अच्छी बात नहीं है। जबकि जो मोललता होता है, मोललता बच्चों, इसमें कहीं में आयतन नहीं आया है। तो जब आयतन नहीं आएगा तो ये क्या ताप पे निर्भर करेगा? क्या नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं मोललता ताप पे निर्भर नहीं करता है। इसकी वजह से मोललता को सांद्रता की सबसे अच्छी इकाई माना जाता है, सबसे अच्छा पद माना जाता है। इसको ही सब लोग चर्चा में रखते हैं, इसी से सब लोग निकालते हैं। समझ में आ रहा है? तो मोललता बेस्ट है। कंसंट्रेशन टर्म जो है, सांद्रता की जो टर्म है, उसमें सबसे अच्छा कौन है? मोललता। तो यहां पे लिख दे रहा हूं, नोट पॉइंट करके, नॉर्मलता यों मोलरता ताप पर निर्भर करते हैं। जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती या करता है। ओके, तो नॉर्मलता और मोलरता ताप पर निर्भर करता है, जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए
मोललता को सांद्रता की अच्छी इकाई माना जाता है। तो यहां पे क्या लिखा बच्चों कि नॉर्मलता और मोलरता ताप पर निर्भर करते हैं, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए मोलरता को सांद्रता की सबसे अच्छी इकाई माना जाता है। क्या इतनी बात समझ में आया? अच्छा, क्यों निर्भर करता है? मोलरता क्यों निर्भर करता बच्चों? ये देखिए, मोलरता ताप पे निर्भर क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें कहीं पे आयतन नाम का शब्द ही नहीं है, जबकि नॉर्मलता और मोलरता में आयतन आता है, और आयतन आने की वजह से वो ताप, आयतन निर्भर करता है ताप पे। अतः नॉर्मलता और मोलरता इनडायरेक्टली ताप पे निर्भर करेंगे, है ना। डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली ताप पे निर्भर कर रहे हैं। पहले ताप उसके आयतन पे निर्भर करेगा, आयतन को प्रभावित करेगा, और आयतन नॉर्मलता और मोलरता को प्रभावित करेगा। ठीक, तो ये था बच्चों मोलरता के बारे में। मान लीजिए आपके बोर्ड में पूछ लिया नॉर्मलता और मोलरता को अच्छे से समझाइए, तो मुझे लगता है विलियम में इस लेक्चर को आपको पढ़ने के बाद आप नॉर्मलता के बारे में अच्छे से समझा ले जाएंगे, आप मोलरता को अच्छे से डिफाइन कर ले जाएंगे, और मोलरता को भी आप अच्छे से समझा सकते हैं, बोर्ड में अच्छे से लिख सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए बच्चों, अच्छी बात है। अब हम लोग सांद्रता की अगली इकाई जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे किससे? स्मॉल एक्स से बच्चों। मोल प्रभाज किससे? स्मॉल एक्स से। क्या होता है मोल प्रभाज? क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक सेब आया घर में, आप 4 भाई हैं, जो भी है, नॉर्मली एक 4 भाई है, तो क्या उसको अब एक को कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा। अरे बोलो, तो उसी को बच्चों हम लोग मोल प्रभाज एक तरीके से बोल सकते हैं। 1/4 कहने का मतलब सेब कितना था? 1 बटा कितने भागों में? 4 भागों में। बोलो, तो उनको कितना हिस्सा मिला? 1, और बटा कितने में? 4। तो आपने टोटल डिवाइड कर दिया, है ना। तो जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो, देखिए यहां पे अच्छे से मान लीजिए एक विलयन है जिसमें ए और बी है। ए और बी दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? विलयन, या सी भी ले सकते हो, कुछ भी। तो ए और बी है जिसमें दोनों विलयन का निर्माण कर रहे हैं, और ए क्या है बच्चों? यहाँ पे विलायक है। क्या है? ए को मैं यहाँ पे विलायक बोल रहा हूं, और बी क्या है? विलेय है। बी क्या है? विलेय है। ठीक, इसका जो मोल है, ए का जो मोल है उसे मैं स्मॉल na से लिख रहा हूं, और जो बी का मोल है उसे मैं nb से लिख रहा हूं। ठीक, तो अब देखिएगा, अगर आपको ए का मोल प्रभाज निकालना है, ए का मोल प्रभाज अगर आपको निकालना है, तो मैं यहां लिखूं मोल प्रभाज किसका? ए का। ए का मोल प्रभाज ब्रैकेट में स्मॉल x ए का बराबर, तो जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसका मोल ले लीजिए। तो ए का मोल प्रभाज, तो ए का मोल बटे जितने सॉल्यूशन के अंदर, जिस विलयन के अंदर जितने घटक है, सबको जोड़ डालिए। कितने लोगों से वो विलयन मिलके बना है? तो यहाँ 2 लोगों से मिलके बना है, तो दोनों का मोल जोड़ के डिवाइड कर दीजिए। तो ए का मोल प्रभाज निकालना था, तो ए का मोल बटे कुल मोल। मान लीजिए बी का मोल प्रभाज निकालना है बच्चों, एक्स बी निकालना है, तो क्या करोगे? बी का मोल बटे कुल मोल, कुल को टोटल लिख दे रहा हूं टी से, तो इसको और भी आगे लिख सकते हो, बी का मोल बटे ए का मोल प्लस बी का मोल, है ना। तो क्या है? ए का मोल प्रभाज आ गया,
और नीचे क्या आया, B का मोल प्रभाज। तो क्या मैं कह सकता हूं मोल प्रभाज क्या होता है, मोल का अनुपात होता है, किन्हीं दो मोलों का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। वो मोलों का अनुपात क्या होता है, किसी का मोल प्रभाज निकालना हो तो उसका मोल बटे कुल मोल का जो अनुपात होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज, है ना। समझ में आ रहा है। तो जैसे देखिएगा जो भी है, अब ऐसे मोल प्रभाज, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, A का मोल 4 है और B का मोल 6 है। कितना मोल, B का 6 मोल है और C का 8 मोल है बच्चों, है ना। तो मान लीजिए A का मोल प्रभाज निकालना, A का मोल प्रभाज, तो A का मोल कितना, 4 बटे कुल मोल 6 4 10 8 18। B का मोल प्रभाज निकालना है, B का मोल 6 बटे कुल मोल 6 4 10 8 18। C का मोल प्रभाज निकालना है, तो C का मोल बटे कुल मोल टोटल कितना आ रहा, 18। तो ये सबका मोल प्रभाज निकल गया। ये मैंने एक एग्जांपल दिया और इस एग्जांपल के थ्रू आपको मोल प्रभाज निकालना सिखा दिया बच्चों। ठीक, इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज और बताने जा रहा हूं। अगर मैं जैसे इस विलयन में, ये जो विलयन आपके सामने लिया है, इस विलयन में दो लोग थे, विलायक और विलेय। ठीक, विलायक का जो मोल था Na था और विलेय का जो मोल था वो Nb था। मैं इनके दोनों मोल प्रभाजों को डिवाइड कर रहा हूं, भाग दे रहा हूं, देखता हूं रेस अनुपात ले रहा हूं। ये है A का मोल प्रभाज, A का मोल प्रभाज बच्चों क्या होगा, A का मोल बटे A का मोल प्लस B का मोल, बोलो। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये और B का मोल प्रभाज लेगा तो क्या बोलेंगे, B का मोल बटे A का मोल प्लस B का मोल। ये देखिएगा, ये B का मोल प्रभाज है और A का मोल प्रभाज है ना, और दोनों का मोल प्रभाज का मैंने अनुपात ले लिया। तो क्या Na प्लस NB नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया, A का मोल प्रभाज प्लस B का मोल प्रभाज का जब अनुपात, तो आपको दिखाई पड़ रहा है जो मोल प्रभाज का अनुपात होता है बच्चों, वही मोल का अनुपात होता है। क्योंकि कुल मोल से कुल मोल क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, कुल मोल से कुल मोल कट जाता है। तो जो मोल प्रभाज का अनुपात होता है वही मोल का अनुपात होता है। ये आप जरूर याद रखिएगा बच्चों। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, याद रखिएगा हमेशा जितने लोग विलयन में या किसी भी चीज में या गैस में, कोई भी, जितने लोग मिक्स हैं, जो मिश्रण है, जितने लोग उसमें मिश्रण मिक्स हैं, अगर उनका मोल प्रभाज सभी का जोड़ दिया जाए, A का मोल प्रभाज प्लस B का मोल प्रभाज और भी कोई है उनको जोड़ दोगे तो सभी का मोल प्रभाज का जोड़ हमेशा बच्चों कितना आता है, 1। ठीक, कितना आएगा, 1। कैसे आता है देख लीजिए, वो भी बता रहा हूं आपको, है ना, ये बता दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए A का मोल प्रभाज, मुझे इस विलयन में A का मोल प्रभाज प्लस B का मोल प्रभाज, दो ही लोग थे, दोनों का मोल प्रभाज जोड़ू, देखता हूं क्या आता कि नहीं। तो A का मोल प्रभाज क्या होता बेटा, A का मोल बटे A का मोल प्लस B का मोल बच्चों। B का मोल प्रभाज क्या होगा, B का मोल बटे A का मोल प्लस B का मोल। और आपको दिखाई पड़ रहा है क्या नीचे का हर बराबर है, और अगर नीचे का हर बराबर बच्चों तो ऊपर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A का मोल प्रभाज प्लस B का मोल प्रभाज बराबर A का मोल प्लस B का मोल बटे, ये हर समान है तो इसको भी वही लिख दीजिए, A का मोल प्लस B का मोल, पूरा कैंसिल हो गया। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों A का मोल प्रभाज प्लस B का मोल प्रभाज कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर आप 3 लोग लेते हैं तो C का भी लेते, C का मोल, और नीचे भी C, तो Na प्लस Nb प्लस Nc ऊपर रहता है और नीचे भी Na प्लस Nb प्लस Nc, तो सब तब भी कितना आता, तब भी 1 आता। तो चाहे जितने भी लोग जोड़ेंगे आप विलयन में, चाहे जितने लोग हैं, सभी के मोल प्रभाजों का आप
ऐड करोगे, जोड़ोगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा बच्चों? 1 के बराबर आता है। तो कभी आपसे पूछे मोल प्रभाज क्या होता है? 2 मोलों का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। अब जैसे आपको नंबर मान लीजिए एक नंबर का आधे नंबर का है, तो आप बस ये लिख दीजिए और एक ए बी जल्दी जल्दी लिख के ए और बी को दिखा के आप ए का मोल प्रभाज और बी का मोल प्रभाज समझा दीजिए। बट अगर आपको नंबर 2 नंबर का ट्यूशन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो बच्चों आप क्या करोगे? ये पूरा जो आपको अभी अभी लिखा हो ये आप पूरा अच्छे से उसको समझा दीजिएगा कॉपी पे, आप बोर्ड में, तो आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। जितना नंबर आपका 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा। बट आपको सीक्वेंस वाइज से सही तरीके से लिखना है बोर्ड में, है ना? ठीक, चलिए, तो ये था मोल प्रभाज के बारे में। क्या मोल प्रभाज की कोई इकाई होगी बच्चों? मोल प्रभाज की कोई इकाई होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ये मोलों का अनुपात है और मोल ऊपर मोल नीचे, तो मोल से मोल क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये क्या होगा? मात्रक रहित होता है। क्या होता है? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो मोल प्रभाज कैसा होता है बच्चों? मात्रक रहित। तो मैंने आप लोग को सांद्रता के 4 पद बताए। इसमें सबसे पहला मोलरता आता है, फिर नॉर्मलता आता है, फिर मोललता आता है, फिर इसके बाद मोल प्रभाज मैंने आप लोग को पढ़ा दिया बच्चों। ठीक, चलिए, जो सांद्रता की अगली पद है, अगला पद है, अगला इकाई है, वो है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। वो हम लोग पढ़ते हैं। क्या बच्चों? द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे हम लोग W/W प्रतिशत लगा देते हैं, ऐसे W/W प्रतिशत, है ना? तो किसी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है ना? तो क्या बोलोगे? विलेय का द्रव्यमान, किसी विलेयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है बच्चों, तो क्या बताओगे? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेयन का द्रव्यमान गुणे 100, है ना? तो क्या बात, जैसे जैसे अभी बताए, तो द्रव्यमान W/W प्रतिशत क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेयन का द्रव्यमान गुणे 100। ये होता फॉर्मूला। बट इस फॉर्मूले से, या कभी पूछ ले द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, तो बोलोगे विलेय का द्रव्यमान तथा विलयन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। फिर इसके बाद आप इसका फॉर्मूला, आप इसका सूत्र यही लिख दोगे। फिर आप बताओगे विलेय का द्रव्यमान ऊपर है और नीचे भी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान से द्रव्यमान कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैसा है बेटा? ये भी मात्रक बच्चों, मात्रक रहित है। तो द्रव्यमान प्रतिशत भी क्या होता है? मात्रक रहित होता है। ठीक, अगला पॉइंट ये है। अब इसका ये मेन नहीं होता है, जो अपन प्रश्न सॉल्व करेंगे आगे, उस प्रश्न में ऐसे कोई डाटा रहेगा 49% W/W। इसका मतलब क्या, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक, जैसे कभी ऐसे बोल दिया है 49% W/W, इसका मतलब क्या है? तो आप बताओगे ये इसमें 49 ग्राम विलेय है। क्या है? 49 ग्राम विलेय है। कितने ग्राम विलेयन में? 100 ग्राम विलेयन में 49 ग्राम क्या है बच्चों? विलेय प्रेजेंट है, उसमें विलेय उपस्थित है। तो इसमें लिख सकता हूं, इसका मतलब यह है कि 49 ग्राम विलेय उपस्थित है
100 ग्राम विलेन में। इसका मतलब यही है कि विलेन कितना है बच्चों, 100 ग्राम है, जिसमें 49 ग्राम क्या है, विलेय है। ठीक, अगला पॉइंट, इसको और भी ऐसे लिख सकते हो। अच्छा बताइए, जो विलेन है कितना है, 100 ग्राम। विलेन विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बना होता है, उसमें विलेय कितना है बच्चों, 49 ग्राम। तो विलायक कितना होगा, 100 में से 49 घटाओगे, बाकी क्या रहेगा, विलायक, तो कितना आएगा, 51 ग्राम। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 49 ग्राम विलेय, 49 ग्राम विलेय उपस्थित है 51 ग्राम विलायक में, है ना बच्चों। ठीक, चलिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहां से आपको विलेय का द्रव्यमान पता, विलायक का भी द्रव्यमान पता, तो आपको मुझे पता है कि आप यहां से मोललता निकाल सकते हो। मोललता, खाली यहां पे आपको विलेय जो दिया वो पता रहे। मान लीजिए यहां पे H2SO4 दिया है, क्या दिया है, H2SO4। देखिए मोललता कैसे निकल जाएगा, पूछ लिया जाए 49% W/W H2SO4 की मोललता ज्ञात करो, ऐसे पूछ लिया। तो सबसे पहले इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब है 49 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलेय में उपस्थित है। अब 49 ग्राम उसमें विलेय है 100 ग्राम में, तो विलायक कितना होगा, 51 ग्राम। तो आपको विलेय का मास और विलायक का मास दोनों का द्रव्यमान पता चल गया, और दोनों का द्रव्यमान पता चल गया बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको मोललता भी पता चल गया होगा, क्योंकि मोललता बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान, वो किसमें रखेंगे, ग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। ग्राम में क्यों, क्योंकि ऊपर 1000 लगाए हैं। चलिए अब मोललता निकालना बच्चों, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 49 ग्राम। विलेय का अणुभार, H2SO4 का जो अणुभार होता है बच्चों, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 4 64, इसको आप जोड़ोगे कितना आएगा, 98। तो कितना आ गया बच्चों, 98 इंटू 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान कितना है, 51 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, मोललता निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कितना सिंपल सा था, एक लाइन का पूछा था, 49% W/W H2SO4 का मोललता निकालिए। तो बच्चा जब W/W का मतलब ही नहीं समझोगे आप लोग, तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो प्लीज, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, W/W का मतलब समझ में आ गया, नॉर्मलता समझ में आ गया, मोल प्रभाव समझ में आ गया, मोललता जो भी टॉपिक में आपको पढ़ाया लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिला के, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लग रहा है। और अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करिए, है ना, समझ पा रहे हो, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है ना। इसके बाद हम लोग बहुत सारे विलियन में बहुत अच्छे टॉपिक हैं, और वो पढ़ेंगे क्या, धीरे धीरे करके अगले टर्म पे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग चीजें, और आपको, मुझे उम्मीद है आपको मजा आएगा। ओके, बाय।